फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से और आप सभी लोगों के लिए डेली सुबह 8 बजे पेपर 1 का सेशन लेके आती हूँ और शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए सेशन आता है पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का। और अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। इससे पहले मैंने आपको गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और अभी हम लोग जो हैं वो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारी एप्लीकेशन JRF अड्डा को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिए। चाहे आप जून वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे आप कोई भी PGT TGT वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, EMRS के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, सेट एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि हमारे देश में जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं इंक्लूडिंग CTET से लेकर UGC नेट CSIR नेट तक सब एग्जामिनेशन जो है सबकी तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। और अगर आप जून 2024 के लिए नेट की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप लोगों के लिए आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो और नए कोर्स के लिए अर्ली रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है, आप लोग वहां पे जाके ऑन कर सकते हो। ठीक है, कब कोर्स आएगा, कैसे पढ़ाए, बेसिकली देखो अब यहाँ पर हम लोगों से बोल रहा है कि जो टोकन बकेट है वो आप लोगों की किस रेट से भरी जा रही है, 2 Mbps की स्पीड से भरी जा रही है और जो नेटवर्क है उसका रेगुलेशन स्पीड भी आपको गिवन है। आपसे बोला जा रहा है कि इनिशियली हमारी जो है कैपेसिटी उस पर हम फुल बिट 16 मेगाबिट्स के बिहाफ पर हम लोगों ने फुल्ली उसे भर दिया है। मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट फुल 10 Mbps। देखो आपको पता है कि जब हमारी बकेट जो है वो एम्प्टी रहेगी, टोकन से फिल्ड नहीं रहेगी, तब हम लोग क्या करेंगे 10 Mbps पर फिल कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि एक बार के लिए मेरा जो बकेट है वो टोकन से फिल हो जाता है, तब हम उसे क्या करेंगे, हम उसे 2 Mbps पर लेके आ जाएंगे सो दैट हमारे पास में यहाँ पर जो बैलेंस है वो क्रिएटेड रहे, जो बैलेंस है वो क्रिएटेड रहे, इसके लिए हम ऐसा करेंगे। तो जब आप लोगों की बकेट इमेजिन करिएगा कि फुल्ली एम्प्टी है, सोच के देखिएगा अगर मेरी बकेट फुल्ली एम्प्टी है, ठीक है ना, और मुझे उसको भरना है और मेरे पास में कितना है 2 Mbps का स्पीड है, ठीक है ना, मुझे भरना है और मेरे पास में 16 MB का जो है कुल मिला के आप लोगों की कैपेसिटी है, तो कोई मुझे बता सकता है कितने सेकेंड्स में इसे फिल कर दिया जाएगा। देखो ये आप लोगों का 8 सेकेंड्स के अंदर पूरी की पूरी बकेट जो है वो फिल हो जाएगी। अगर एम्प्टी से मैं उसे फिल करना चाहूं, मेरी स्पीड रहेगी 2 Mbps, सही है, और जो आप लोगों का टोटल कैपेसिटी है बकेट का वो है 16 MB, तो ये आप सब पता है MB से MB कटेगा, यानी कि आप लोगों का टोटल मैम 8 सेकेंड्स के अंदर पूरी की पूरी जो टोकन बकेट है वो फिल हो जाएगी। सही है। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं ये कह रही हूं कि मेरा इनिशियली ही टोकन बकेट फिल्ड है, 16 MB ऑलरेडी फिल्ड है, तो आप बताओ कि जो 10 MB है उसे मैं कितनी देर तक रख सकती हूँ, 10 Mbps पर मैं कितने टाइम तक रख सकती हूँ? अप्रोक्सीमेटली मैम 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 2 सेकेंड के अंदर ही वो तो 16 हो जाएगी, 16 से भी ज्यादा हो जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर 10 MB पड़ता है, तो 2 सेकेंड के अंदर 20 MB भर देगा और मेरे पास में तो फुल कैपेसिटी है ही 16, तो अप्रोक्सीमेटली मैम 2 सेकेंड के आसपास जो है वो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, आपकी इस कैपेसिटी या इस नेटवर्क की स्पीड के थ्रू टोकन को फिल कर सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं हम लोगों का इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी मतलब क्या होता है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स हमारा 1 आ रहा है किसी भी बिट रिप्रेजेंटेशन के अंदर, कोड रिप्रेजेंटेशन के अंदर, तो पैरिटी आती है 0। और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों का 1 आ रहा हो तो पैरिटी आती है 1। क्या ये मैंने सही बोला है? क्या ये मैंने सही बोला है? बताइए जी। अब ये सब तो बात की बात हो गई। अब मैम आप देखिए यहां पर आप लोगों को बोला हुआ है कि 4 बिट कोड है 101 इस तरीके से ना 110, इसको 7 बिट के अंदर डालना है इवन पैरिटी के साथ में, तो हम कैसे डाल सकते हैं? तो हमको पता है यहाँ पर हम लोगों का जो बिट रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर मैं बिट्स लिखूंगी, है ना, यहाँ पर मैं बिट्स लिखूंगी और नीचे मैं उनके बताऊंगी कि क्या क्या उनका सिग्नलिंग हो सकते हैं। टोटल 7 लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से 7, ये हमारी पोजीशन भी मान सकते हैं आप सभी लोग जानते हैं रिडंडेंट बिट्स जो होते हैं वो हमेशा 2 की पावर वाली पोजीशन पे ही आते हैं, हमेशा 2 की पावर वाले
पोजीशन पर ही आएंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 इन्हीं पर आ सकते हैं। पैरिटी वाले कहाँ पर आएगा, 2 की पावर 0 तो यहाँ पर आ गया, 2 की पावर 1 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है 2 की पावर 2, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ पर डेटा 1, यहाँ पर डेटा 2, यहाँ पर डेटा 3 और यहाँ पर डेटा 4। तो ये हमारा हो गया डेटा और ये हो गई हमारी पैरिटीज। अब क्या करना है, बस निकालना है ये जो आप लोगों का P1 है इसकी वैल्यू कौन कौन डिसाइड करेगा, ये निकालना है। जो P2 है इसकी वैल्यू कौन कौन डिसाइड करेगा, और जो P3 है उसकी वैल्यू कौन कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करना है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होगा मैम, ये कैसे डिसाइड होगा बताओ। सबसे पहले आप लोगों को डेटा वैल्यूज लिखनी होगी, तो मैं यहाँ पर डेटा वैल्यूज लिख देती हूँ। देखो डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ। आपके पास में 1 1 0 1 है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। मैंने अपनी मर्जी से इसको 1 इसको 1 इसको, मैं सिर्फ MSB टू LSB चल रही हूँ, MSB से LSB की तरफ चल रही हूँ। MSB पे मैंने 1 लिया हुआ है। 1 2 की पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो उस पे मैंने फर्स्ट पैरिटी। सेकंड पैरिटी, यार ये क्या गड़बड़ करवा दी होगा, ये पैरिटी 2 होगा, ये पैरिटी 3 होगा। हाँ अब ठीक है, हाँ मैम है ना। आपने ये फर्स्ट पैरिटी, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 3 पैरिटीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पैरिटी नंबर 1 किस पे निकालना है, ये कैसे हम लोगों को पता लगता है, किसी को याद है क्या। जो पैरिटी 1 है वो हम कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है 1 3 5 7, क्यों ऐसे क्यों। अभी तक तो क्लियर है ना, मैंने जो बनाया है मैंने सिर्फ बिट्स रिप्रेजेंटेशन किया है, वहां पर क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। अब जो फर्स्ट वाला है उसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे पैरिटी निकालनी है, तो पैरिटी निकालने के लिए ऑफ कोर्स मुझे इन्हीं में से जो डेटा सिंबल्स है उनको यूज करना पड़ेगा। तो मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन कौन सा डेटा सिंबल यहाँ पर यूज किया जाएगा। ऑड से और इवन से, बिल्कुल सही, ऑड इवन रूल से ही हम लोग निकालेंगे। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर डेटा 1 डेटा 2 और डेटा 3 की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेटा 1 डेटा 2 और डेटा 3 की बात करती हूँ। देखिए मैम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये है 1, ये है 1 और ये है 0, इवन है तो यहाँ पर पैरिटी आ जानी चाहिए थी 0, जो कि पॉसिबल दिख रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब देखिए अब आपके पास में यहाँ पर इन तीनों के बिहाफ पर हम क्या निकाल रहे हैं, P1 निकाल रहे हैं। ठीक है जी, आपका D1, आपका D4 और आप लोगों का D3, 3 बोला है ना। देन ये आप लोगों का D4, आप लोगों का D3 और आप लोगों का D2। बस कुल मिला के हमें यहाँ पर करना क्या है, इन सभी के बिहाफ पर इनकी पैरिटीज भर देनी है। कुछ तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट होता है, हाँ कुछ तो नहीं, पूरा ही इवन ऑड का कॉन्सेप्ट होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 आएगा तो पैरिटी आएगी 0, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 आएगा तो पैरिटी आएगी 1, क्योंकि हमें हमेशा इवन वंस चाहिए होते हैं। अब 1 पे 2 पर और 4 पे देखो, तो 1 पर 2 पर और 4 पर देखो 3 1 आ गए हैं, तो मुझे क्या चाहिएगा, 1 चाहिएगा। तो P1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, P1 की जगह आपको मैम 1 लिखना पड़ेगा। P2 की बात करूं तो D1 D4 और D3 मैं ले रही हूँ, D1 D4 और D3, 2 1 ऑलरेडी आ चुके हैं तो यहाँ पर मैम आप 0 लिख दीजिए। D4 D3 और D2 की बात हो रही है, तो D4 D2 और D3 तीनों में मैम 2 1 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसकी पैरिटी भी 0 लिखिए। यानी कि आपका फाइनल डेटा कोड बनेगा 1 0 1 0 1 0 1, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके पास में 5 स्टेज पाइपलाइन है और डिलेज आप लोगों को गिवन है एज 150। ठीक है, देखो क्या क्या डिले गिवन है, 150 है, 120 है,
150 अगेन है, 160 है आपके लिए, और 140 अगेन है। इस सिचुएशन में आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि रजिस्टर्स इनके बीच में यूज कर रहे हैं और रजिस्टर्स का जो डिले है वो 5 का है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो आप लोगों के लिए चल रहा होगा। द टोटल टाइम एग्जीक्यूटेड, अगर मुझे 100 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है और पाइपलाइन जो है वो हमें यूज करना है बिना किसी स्टॉल के, तो कितने नैनो सेकेंड्स आपको लगेंगे। आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि हम लोगों का जो सीपीआई है वो नियरली इक्वल्स टू 1 होता है पाइपलाइन प्रोसेस के अंदर, यानी कि हर एक रेट ऑफ टाइम के अंदर मैं एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो आप लोगों के पास में टोटल टाइम आप लोगों को लगता है वो क्या होता है, k प्लस एन माइनस 1 होता है। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, जहां पर n आप लोगों के लिए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस, और k जो होता है टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो जो स्टेज डिले होगा पाइपलाइन के अंदर वो हम लोग मैक्सिमम डिले लेके चलेंगे, दैट इज 160, प्लस आपके पास में रजिस्टर्स का डिले भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 165। अब आपसे यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछा ये गया है कि हमको यहाँ टोटल डिले निकालना है, तो 165 तो हो गया किसी भी एक के लिए, किसी भी एक इंस्ट्रक्शन के लिए आपका हो गया, है ना। सबसे पहले तो एक का देखेंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 5 सही है, प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय इतना, तो 5 प्लस 99 इंटू आप लोगों का 165, तो 165 मल्टीप्लाई बाय 104, करेक्ट आंसर जो भी आएगा इसी को मल्टीप्लाई करके आएगा। आगे देखो, 4 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी कैशिंग आप लोगों के लिए हो रही है और 64 MB की आप लोगों की मेन मेमोरी है। 64 MB, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो बिट्स में कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 6, 2 की पावर 20, यानी 2 की पावर 26, यानी कि पूरा का पूरा मेन मेमोरी का एड्रेस है 26 बिट्स का। 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है हम लोगों के लिए। ये आपका ऑफसेट वाला पार्ट होता है ना, ये जो है आपका सेट वाला पार्ट होता है, कैश इंडेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये आप लोगों का टैग पार्ट होता है। अब आप लोगों से ये बोला जा रहा है कि टैग पे 10 बिट्स है, यहां से यहां तक 10 बिट्स हैं, और यहां से यहां तक मान लेती हूँ मैं ये x बिट्स और ये y बिट्स है, मुझे पता नहीं है ना कितने हैं, तो ये x है और ये y है। आपसे ये पूछ रहा है कि कैश की साइज बताओ। ओके, सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है क्या? हाँ, फंक्शन का के मैं बना के कर सकता हूँ, बट मिनिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने किया नहीं। अब आपसे ही बोल रहा है कि जो सेट है, सेट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो टोटल जितने भी कैश ब्लॉक्स होंगे उनको हमने क्या किया होगा, 4 ब्लॉक के सेट में डिवाइड किया होगा। यहां तक सभी को क्लियर है ना। अब मुझे एक बात बताओ ना, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने होते होंगे? जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं वो तो होते होंगे कि जो 26 है वो बराबर होता होगा 10 के प्लस x के प्लस y के, इजंट इट। ये जो पूरा 26 है ये 10 के, x के और y के तीनों के सम के बराबर होता होगा, जहां पर हमारे लिए जो है ऑफ कोर्स x और y हमको अननोन है, जो हमको निकालने हैं। कैश मेमोरी का साइज आप लोगों को निकालना है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि कैश मेमोरी का साइज 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, ओहो प्लस है, 2 की पावर y और 2 की पावर 10, ये जो तीनों चीजें हैं ये मिलके ही बनाता होगा। ये तीनों चीजें मिलके ही कैश आती होगी ना। ये जो सेट वाला बिट है ये इस तरीके से तो निकाल सकते हो आप। टोटल कैश की जो साइज है वो ऐसे ही निकाल सकते हैं, जितना टोटल नंबर ऑफ सेट्स हैं, जितने आप लोगों के पास में इंडेक्स वैल्यू आएगी जो इन दोनों की बराबर होगी, क्योंकि ये एक इंडेक्स के अंदर का ऑफसेट है, ये टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स को शो कर रहा है। तो ये 2 की पावर x, ये 2 की पावर y, और सेट है 4 तो इसलिए 4। ये कितना हो सकता है, 2 की पावर 4 प्लस x प्लस y, 2 की पावर 4, 4 को 2 की पावर 2 लिखें ना, 2 की पावर 2 प्लस x प्लस y। ये सारी जो चीजें हैं ये किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, 26 के बराबर रहेगी। अगर देखा जाए तो ये इसी के बराबर रहेगी हमारे लिए। देखो यहां से आप लोग मुझे बोलो कि मैम
26 में से 10 माइनस करो तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 16, x प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर आप x प्लस वाई की वैल्यू 2 की पावर 2 प्लस 16 आप लिख दोगे, कितना आ जाएगा 2 की पावर 18। 2 की पावर 18 लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर 10 तो होता है आप लोगों का kb, ठीक है ना, और 8 बच जाएगा तो 8 होता है 2 की पावर 256, आप लोगों का आंसर आएगा 256 kb, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग पर आप सभी लोगों से सवाल पूछा जा रहा था। जरा देखें तो सवाल आपसे कह रहा है कंसिडर एन ऑपरेटिंग सिस्टम केपेबल ऑफ लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ सिंगल सीक्वेंशियल यूजर प्रोसेस एट अ टाइम, द डिस्क हेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज, अच्छा सॉरी अपना शेड्यूलिंग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से सवाल है। First come first serve is replaced by the shortest seek time first. The vendor claims 50% better benchmark results. What is the expected improvement in the IO performance of the user programs? चलिए जी, देखो यहाँ पर मतलब क्या कह रहा है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए कि ये आप लोगों का यूजर है, ये आप सभी लोगों को पता है हमारी डिस्क है ना, और ये हमारा क्या है प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है ना, ये आप लोगों की सेकेंडरी मेमोरी है। अब कम्युनिकेशन सीन ऐसा है कि यहाँ से आप लोगों के पास में ऑफ कोर्स इनपुट आएगा और फिर वो यहाँ पर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में जो है वो आप सभी लोगों के लिए जो आउटपुट है वो आएगा और इस तरीके से यहाँ पर इसे आउटपुट मिलेगा। कुछ इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। अब जो हमारा डिस्क है उस डिस्क के अंदर आप सभी लोग जानते हो कि ये जो आप लोगों का डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो हमारा यहाँ पर काम करता है ना, कि करेक्ट सेक्टर पे पहुंचना है, करेक्ट ट्रैक पर पहुंचना है, इस तरीके से जो हेड है उसका मूवमेंट हम लोग कैप्चर करते हैं। हम लोगों ने अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस यूज की हुई है तो क्या होगा कि मैम जैसे जैसे इनपुट आता जा रहा है, रिक्वेस्ट आती जा रही है, वैसे वैसे जो है वो काम होता जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट होगा तो सबसे पहले जो है वो मैं क्या करूंगी, सीक टाइम की जो भी रिक्वेस्ट आएगी, सारी की सारी जो इनपुट आएगी उन सबको पहले सॉर्ट करूंगी और उसके बाद में एक एक करके उन सबके काम को फुलफिल करूंगी, है ना, एक एक करके उन सबको फुलफिल करूंगी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि आपका जो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से मैं शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पर लेके चले जाऊं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो वेंडर है वो कहता है कि 50% बेटर रिजल्ट उसको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? क्योंकि सीक टाइम के परस्पेक्टिव से उसने क्या कर लिया है, पहले ही रिक्वेस्ट को फिल्टर कर लिया है और उसके बाद एक एक करके रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा रहा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो इंप्रूवमेंट जो होगा आपके इनपुट आउटपुट के परफॉर्मेंस के अंदर, क्या वो आप लोगों का कितना परसेंट होने वाला है ना, कितना परसेंट होने वाला है। देखिए यहां पर ये बात तो हमको समझ में आ जाती है कि डिस्क पर जो रीड एंड राइट वाला काम हो जाएगा वो थोड़ा इंप्रूव हो गया है ना, 50% इंप्रूव हो गया। बट अगर मैं टोटल एक यूजर प्रोग्राम की बात करूं तो टोटल एक यूजर प्रोग्राम सिर्फ एक रिक्वेस्ट या सिर्फ एक डिस्क के शेड्यूलिंग पर थोड़ी ना डिपेंड करता है। कितने इनपुट आए, कितने आउटपुट गए, इसकी सॉर्टिंग में कितना समय लगा, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम डिटरमाइन करते हैं कि यूजर के कंप्लीट प्रोग्राम के इनपुट आउटपुट के अंदर कितना समय लगा या उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो यहां पर हम आंसर करके आएंगे 0%, कि यहाँ पर आपके यूजर प्रोग्राम के अंदर ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने मिला या कुछ एकदम ही ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? इट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा डिवाइस यूज किया जा रहा है और किस तरीके से इनपुट दिया जा रहा है, कैसे आउटपुट दिया जा रहा है, ये सारी चीजें भी मैटर करेगी। इसकी वर्किंग अकेले इसकी एल्गोरिथम पर सारी चीजें डिपेंडेंट नहीं होती है। सो देयरफॉर करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा, और ये मैंने कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस scheduled using first come first serve policy determine the average waiting time। अब यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाना है और आप सभी लोगों को जो है वो सॉल्व करना है। इससे ज्यादा सिंपल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं आ सकती थी। बिल्कुल अपूर्वा, इट इज ऑल्सो सीक्वेंशियल यूजर प्रोसेस एट अ टाइम, बिल्कुल सही। हाँ जी, करें सॉल्व। समझ में आ गया ना? एक बार थम्स अप कर दो समझ में आ गया तो।
आगे चल जाओ, बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देख लो, अब 2023 का पेपर है ये, किस लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए जी, गैन चार्ट बना देंगे हम लोग। तो गैन चार्ट हम लोग 0 से शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस P1 आएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो जब तक P1 का काम खत्म नहीं हो जाता है, फिर उसके बाद में P2 आएगी। आप लोगों की 15 के लिए काम करना है, तो आप सभी लोग जान गए हैं कि कितना यहाँ पर टाइम लगने वाला है अपना, सॉरी हाँ 23 ही हो गया है ना, 23 हो जाएगा। उसके बाद में P3 आएगी, जो P3 है उसको और 10 लगेंगे तो 33 हो जाएगा। P4 जो है वो आएगा, तो उसके लिए हो जाएगा आपका 40, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोलो सही है। अब हम लोगों को यहां पर क्या क्या निकालना होता है, हम लोगों को यहां पर निकालना है टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, और फिर हम लोग निकालेंगे वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं जी, कैसे निकालते हो टर्न अराउंड टाइम? मैम टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सही बोल रही हूँ क्या? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसका कंप्लीशन 8 पे हो रहा है तो ये 0, इसका हो रहा है 23 पे 15, कितना कितना माइनस करूं? हाँ, इसका कंप्लीशन हो रहा है 23 पे, ठीक है। और इसका अराइवल, अच्छा अराइवल सबका 0 ही लिया हुआ है, 23 सबका अराइवल कितना गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है क्या अराइवल? अगर कुछ भी नहीं गिवन है तब तो 0 ही लेना पड़ेगा। तो मैम ये 8 आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम जो है वो क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो अब देखो, ये 8 में से 8 गया तो 0, ये गया तो 8 आ जाएगा, ये गया तो 23 आ जाएगा, और ये गया तो आप लोगों के लिए 33 आ जाएगा। इजंट इट? सभी का एडिशन करेंगे और एडिशन करने के बाद में डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, वही आप लोगों का आंसर होने वाला है। सिक्सटीन ही आएगा, जो भी आएगा। देखो 8 प्लस 23 प्लस, हाँ वही है, सबको डिवाइडेड बाय 4 किया। सिंपल ही है ये क्वेश्चन तो। An operating system follows a round robin scheduling with the time quantum 4 milliseconds. Assuming that the CPU is free now and there are 20 processes waiting in the ready queue, maximum amount of time that a process waits before getting into the CPU is called as what? देखो सीन ऐसा है, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये है मेरा वेटिंग क्यू, ठीक है। हमसे ये बोला जा रहा है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चल रही है, और जो टी क्यू है उसकी वैल्यू आप लोगों को गिवन है 4 मिली सेकेंड्स। आप लोगों से ये कह रहा है कि जो सीपीयू है वो इस वक्त फ्री है और आपके पास में 20 प्रोसेसेस हैं। अगर सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट आप लोगों का फ्री है तो एक प्रोसेस तो उसको अलॉट हो जाएगी अगर देखा जाए तो, यानी कि टोटल आप लोगों के वेटिंग क्यू के अंदर 19 प्रोसेसेस रहेंगी एट अ टाइम, क्योंकि कोई ना कोई एक प्रोसेस को तो ये रन कर रहा होगा। अब ये एक प्रोसेस को कितने समय के लिए एग्जीक्यूट कर रहा होगा? मैम हर एक प्रोसेस को सबसे पहले तो 4 मिली सेकेंड के लिए ही एग्जीक्यूट कर रहा होगा, यानी टोटल 19 प्रोसेसेस है और हर एक प्रोसेस को कितना समय मिल रहा है? 4 मिली सेकेंड्स का समय मिल रहा है। तो टोटल मैक्सिमम वेटिंग टाइम कितना हो सकता है कि सारी की सारी जो है वो वेटिंग में ही जा रही है, ऐसा हो सकता है। तो 19 4 76 मिली सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत किसी को? प्रॉब्लम? अरे कोई भी वेटिंग क्यू है और एक आपके पास में होता है रेडी क्यू, क्या दिक्कत है इसमें? अब रेडी क्यू है, देखो इसमें से एक प्रोसेस निकलेगी, उठ के रेडी क्यू के अंदर जाके बैठ जाएगी, ठीक है, और फिर वो जो है एग्जीक्यूशन उसका हो रहा होगा। तो हमें एट अ टाइम वेटिंग के अंदर कितनी प्रोसेसेस मिल सकती है, या बेसिकली अगर मैं रेडी क्यू के अंदर भी पूछूं तो रेडी क्यू के अंदर एक प्रोसेस तो सीपीयू को अलॉट हो गई, 20 टोटल थी तो 19 वेट करेगी। मान लो कि 19 की 19 का ही जो है बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है और मैं मैक्सिमम वेटिंग टाइम निकालना चाहती हूँ, तो हर 19 को इतना 4 मिली सेकेंड के लिए वेट करना पड़ रहा है, ये मैक्सिमम वेटिंग टाइम हो जाएगा। सो देयरफॉर आपका सही आंसर आ जाएगा 76। देखिए जी, हम लोग निकालते हैं, आपके पास में ईमैट निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम के अंदर होता क्या है? देखिए मैम,
सीन ऐसा है, मान लेते हैं ये मेरी सेकेंडरी मेमोरी है और ये मेरी प्राइमरी मेमोरी है। अब हुआ क्या है, हमारे पास में जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, मेन मेमोरी से पेज मांगेगा, मतलब फ्रेम के ऊपर से डेटा लेगा। अब मान लीजिए कि इसके पास डेटा है, तब तो ये दे देगा, इसके पास में जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से पेज उठा के लाएगा और फिर क्या करेगा, दोबारा से प्रोसेसर को देगा। पर इस दौरान यहाँ पर हो क्या गया है, यहाँ पर आ गया है पेज फॉल्ट। अब ये जो पेज फॉल्ट आया है, इस पेज फॉल्ट की वजह से इस पेज फॉल्ट को हमें सर्विस देना पड़ेगा, तो उसका जो है वो कुछ सर्विस टाइम हमारे पास में लगेगा। यानी कुल मिला के मेरे पास में यहाँ पर पहले तो मैंने रैम को सर्च किया तो उसकी पेनल्टी, उसके बाद में यहाँ पर जाके डेटा को ढूंढना तो उसका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। दोनों का जो क्यूमुलेटिव टाइम है उसके अंदर हमारे पास में जो पेज फॉल्ट है उसका सर्विस टाइम अलग लगेगा। कुल मिला के ये सारे काम लगेंगे। तो आपके पास में ईमैट जो है वो किसके बराबर आएगा कि पेज फॉल्ट का जो रेट टाइम है, बेसिकली इसके सर्विस में जितना समय लगता है वो, प्लस ये तो तब लगेगा जब हमको पता है कि पेज फॉल्ट अगर किया ही करा है। और मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, पेज फॉल्ट अगर नहीं होता है, तो 1 माइनस पेज फॉल्ट रेट मल्टीप्लाई बाय जो आप लोगों का मेमोरी एक्सेस टाइम है, ये सारी चीजें ही लगती है हमारे लिए, यही सारी चीजें लगती है। अब एग्जाम में देखो क्या बोला था कि आपको ये बताना है कि इफ अ पेज फॉल्ट अकर्स वंस इन एवरी 100 इंस्ट्रक्शन, हर 100 इंस्ट्रक्शन में एक बार अकर होता है, हर 100 इंस्ट्रक्शन में एक बार होता है। ये रेट गिवन है, बेसिकली पेज फॉल्ट की जो रेट है वो डायरेक्टली आप लोगों को गिवन है। तो आप मुझे बताइएगा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1/100, ठीक है ना, इसमें प्लस करोगे 1 माइनस 1/100, सही है। और ये जो है आप सभी लोगों के लिए बोल रहा है कि जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो लग रहा है आप लोगों को पी के लिए, प्लस जो कह रहा है एडिशनल पेज फॉल्ट को हैंडल करने में जो एडिशनल टाइम लगेगा वो अलग, तो वो कितना लग रहा है, वो आपका लग रहा है क्यू, तो वो भी आप लोगों का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलिए जी, सही है, कोई दिक्कत है किसी को? बस अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। मिस में मेमोरी 2 टाइम्स एक्सेस होगी, हाँ जी, क्या आएगा अब बताओ, फाइनल आंसर क्या आएगा? आई थिंक ये क्यू यहाँ क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, सॉरी। अब देखो आप सॉल्व करो, कोई तो बताओ, P माइनस P अपॉन 100। अब आपको पता है कि ये जो P अपॉन 100 है ये तो बहुत ही छोटा होगा कंपैरेटिवली किसके, इस P के, यानी कि फाइनली हमारे पास में आंसर आ जाएगा P प्लस Q अपॉन 100, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट में आप इसे भी लिखेंगे, है ना, FYQs यानी फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस में हम इसको देख रहे हैं। देखो आप लोगों को बोला हुआ है एक फुल डुप्लेक्स लिंक है, ओके, ए और बी के बीच में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज हो रहा है। रिसीवर की विंडो साइज और सेंडर की विंडो साइजेस में 5 पैकेट्स ईच डेटा पैकेट सेंड हो रहा है। 1000 बाइट का लॉन्ग आपका कम्युनिकेटिंग चैनल है। ट्रांसमिशन टाइम भी आपको गिवन है 50 माइक्रो सेकेंड्स का, और एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो आता है वो बहुत ही स्मॉल है और उसका कोई नेग्लिजिबल टाइम दिया हुआ है, तो हमको चाहिए भी नहीं वो। फिर आ रहा है प्रोपोगेशनल डिले, वो जो है वो आपका 200 माइक्रोसेकंड का है। मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट है जो आपको इस केस में निकाल के बताना है। चलो इसका ना एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा से समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का ये कॉमन डाउट है, इनको समझ में नहीं आता है स्लाइडिंग विंडो वाला काम कैसे करते हैं या कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है ना। आई थिंक 11 ही है इसका, 11.1111। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं सीन क्या बोल रहा है। देखो आपके पास में ये है सेंडर और ये है रेसिपिएंट का विंडो साइज। अब आपसे जब मैं एक डेटा पैकेट को चैनल पर डालने की बात करती हूँ तो उसमें जितना डिले होता है, डेटा पैकेट मुझे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंचाना है ना,
मेरे को सेंडर से रेसिपिएंट तक ये चैनल है और मुझे डेटा को यहाँ पर सेंड करना है। अब डेटा को सेंड करने के लिए सबसे पहले तो डेटा पैकेट को चैनल पर डालना पड़ेगा। इसमें जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन डिले। सबसे पहले तो डिलेज क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डिलेज हमको पता होना। अब यहां से यहां तक हमारे पास में डिस्टेंस d है जो मुझे ट्रैवल्स करना है। ये जो डिस्टेंस मैं कवर करूंगी और उसमें जितना समय मुझे लगेगा एक डेटा पैकेट को सेंडर से रेसिपिएंट तक पहुंचाने में, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशनल डिले। दो तरीके के डिले हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं, हमेशा आ गया होगा। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं, जो प्रोपोगेशनल डिले है उसमें d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और आप s स्पीड से चल रहे हो, तो टाइम जो है वो कैसे निकालूंगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। और यही मेरा प्रोपोगेशनल डिले होता है। वेरी वेरी बेसिक चीज, वेरी वेरी सिंपल चीज, ये चीज याद रखें सबसे पहले तो। अब जो ये ट्रांसमिशन डिले है ये क्या है कि मैम आपके पास में कोई एल बिट का डेटा है जिसको आप क्या डाल रहे हो, चैनल पर डाल रहे हो। तो चैनल पे डाल रहे हो तो यार मतलब उसकी बैंडविड्थ होगी कुछ ना कुछ। तो एल बिट का डेटा डालना है बैंडविड्थ पर, तो एल अपॉन बैंडविड्थ, ये क्या है आपका ट्रांसमिशन डिले है। इंडिविजुअली ऐसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो इंडिविजुअली क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब हमको यहां पर करना क्या होता है, मैं आपसे ये बोलती हूं कि सबसे पहले तो विंडो साइज हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब विंडो साइज जो होती है वो आप सब लोगों को पता है कि हम कैसे निकालते हैं। ऑप्टिमल विंडो साइज होती है 1 + 2a, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला होता है ना a का, जिसमें TP/TT इसका फॉर्मूला होता है ना। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एफिशिएंसी बताओ, तो जो एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला होता है 1/1 + 2a। याद है, जहां पर a जो होता है वो होता है आप लोगों का TP/TT। इफ यू रिमेंबर, तो TT/TT + 2TP राउंड ट्रिप टाइम से हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग एफिशिएंसी निकालते थे। ऑप्टिमल विंडो साइज कैसे निकालते थे, वो भी फॉर्मूला हमारे पास में होता है। ऑप्टिमल विंडो साइज क्या होता है वो भी हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है। कैसे गिवन है, देखो सबसे पहली बात तो न्यूमेरिकल में हमको ये पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है। 5 डेटा पैकेट्स ईच हम सेंड कर रहे हैं। मैंने अभी आपको ये एक डेटा पैकेट के लिए बताया है, ठीक है। 1000 बाइट लॉन्ग आपके पास में डेटा है, 1000 बाइट का लॉन्ग आपके पास में डेटा है, ठीक है ना। 1000 बाइट का अगर मैं इसको बिट्स में कन्वर्ट करूं तो 1000 × 8 हो जाएगा क्या, तो इतना तो लंबा आपका डिस्टेंस है मैम। प्लस आप लोगों से ये बोल रहा है कि ट्रांसमिशन डिले जो है वो 50 माइक्रोसेकेंड्स है, ठीक है। और जो प्रोपोगेशनल डिले है वो भी आपको गिवन है 200 माइक्रोसेकेंड। तो आपको टीपी भी गिवन है और आपको टीटी भी गिवन है। ये गिवन है आपको 50 माइक्रोसेकेंड्स और ये आपको गिवन है 200 माइक्रोसेकेंड्स। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मेरे पास में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है, तो बहुत कम चीजें हैं जो यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे निकालना है थ्रूपुट, यही चीज तो निकालनी है। और आपकी जो एफिशिएंसी होती है उसमें जब मैं बैंडविड्थ का मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ तो थ्रूपुट आ जाता है ना। यूजफुल कितना काम किया है आपने, यही तो निकालना होता है। अब इस सीन में देखो, आपको सबसे पहली बात तो विंडो की साइज आपको पता है जो कि है 5। विंडो साइज आपको पता है वो है आपकी 5, प्लस पैकेट का साइज भी आप लोगों को पता है कितना है, तो पैकेट का साइज है 1000। अगर बिट्स में कन्वर्ट करोगे तो 8000 आपके पास में पैकेट का साइज है, ठीक है ना। मेरे पास में यहाँ पर ट्रांसमिशन डिले भी गिवन है और प्रोपोगेशनल डिले भी गिवन है। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि मेरा फॉर्मूला होता है ट्रांसमिशन डिले का L/BW, तो क्या यहाँ पर मैं बैंडविड्थ निकाल सकती हूँ, क्या मैं यहाँ पर बैंडविड्थ निकाल सकती हूँ, कैसे निकाल सकती हूँ। ट्रांसमिशन डिले ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, और मेरे पास में लेंथ ऑलरेडी गिवन है, तो 1000 × 8 डिवाइडेड बाय 50। क्या मैं यहां से बैंडविड्थ निकाल सकती हूँ, क्योंकि थ्रूपुट के लिए मुझे बैंडविड्थ तो रिक्वायर्ड होगी। तो क्या यहां से मैंने बैंडविड्थ निकाल ली, निकाल दी क्या, हाँ मैम निकाल दी है। कैसे निकाली है, ये इधर से इधर कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स जाएगा और 160 आ जाएगा, राइट। आई विल गेट अ वैल्यू एज 160। ये किसके अंदर है, बिट्स है, और यहां पर माइक्रोसेकंड था तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6 हो जाएगा, तो एमबीपीएस में हो गया। सेकंड में निकालोगे तो 160 एमबीपीएस हो गया। यहां तक क्लियर है, ये मैंने कुछ भी फैंसी नहीं किया यहां तक, क्लियर
है ना, यहां तक क्लियर है? चलो, अब अगर ये मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास में जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ कितनी आ गई है, वो 160 Mbps आ गई है, डिट सही है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 + 2a भी मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि जो a होता है वो होता है TP/TT। निकालो भाई, ऑप्टिमल विंडो साइज निकाल रही हूँ। TP अपने को गिवन है 200 और ये अपन को गिवन है 50। माइक्रोसेकंड से माइक्रोसेकंड कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्टिमल विंडो साइज मेरे पास में आ गई है कितनी, 4। और एक्चुअली में अगर आप लोगों को मैं विंडो साइज निकालने बोलूं तो वो विंडो साइज जो मुझे गिवन थी वो कितनी थी, वो कितनी थी मैम, 5 थी, रिमेंबर राइट। ए की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो ऑप्टिमल विंडो साइज कितनी आ जाएगी, 1 + 2 × 4, यानी कि आपके पास में 9 आ जाएगी। और एक्चुअली में अगर आप लोग देखो तो हमारी जो विंडो साइज गिवन थी वो थी 5। तो क्या मैं यहां पर ये निकाल सकती हूं कि मेरा एफिशिएंसी कितना आएगा, क्या मैं यहां पर एफिशिएंसी निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ ना। सेंडर की विंडो साइज है 5 और मेरा ऑप्टिमल विंडो साइज है 9, तो एफिशिएंसी निकाल दीजिए। या फिर आप 1/1 + 2a, यही तो आपकी एफिशिएंसी थी, उसमें आप मल्टीप्लाई करते हो जो भी आपकी विंडो साइज होती है उससे, तो वही मैंने निकाला है 5/9। जब ये 5/9 करोगे आपके पास में तो वैल्यू आ जाएगी, एफिशिएंसी जो भी परसेंटेज में आएगी। आप इसको करना चाहो तो कर लो कैलकुलेट, नहीं करना चाहो तो भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख लो। अब ये 5/9 आपके पास में आ चुका है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 160 का। क्यों कर दोगे, क्योंकि वो आपकी बैंडविड्थ थी, तो थ्रूपुट निकालने के लिए बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर दो एफिशिएंसी का, आपके पास में क्या आ जाएगा, थ्रूपुट आ जाएगा। बेसिक सवाल थम्स अप हो जाना चाहिए क्लास में अगर समझ में आ गया तो। बहुत स्लो मोशन में एकदम धीरे धीरे समझाया है। ये न्यूमेरिकल समझना बहुत जरूरी है और वो तभी समझ में आएगा जब आपको डिलेस पता होंगे, ट्रांसमिशन डिले होता क्या है, बैंडविड्थ होती क्या है ना, प्रोपोगेशनल डिले होता क्या है, कैसे आप एक दूसरे में कन्वर्ट करते हो। तीनों के तीनों जो आप लोगों के पास में विंडो प्रोटोकॉल्स हैं, तीनों के तीनों है ना, फ्लो कंट्रोल वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। और हमेशा फॉर्मूला याद रखने हैं, 3 फॉर्मूले याद रख लो, ट्रांसमिशन डिले का, प्रोपोगेशनल डिले का और एफिशिएंसी का। ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आपका काम कभी भी गलत नहीं होगा। 1/1 + 2a होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है लेंथ अपॉन बैंडविड्थ। ये 3 फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं और ये आपको पता होना ही चाहिए कि बैंडविड्थ के अंदर जब मैं एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देती हूं तो मेरे पास में आ जाता है थ्रूपुट। बस ये आपको समझ में अगर आ गया तो आपका काम आसान बन गया। जिसमें ट्रांसमिशन डिले मैं आपको बता चुकी हूं, है ना। ट्रांसमिशन डिले डेटा पैकेट को चैनल पर डालने में जितना समय लगता है, प्रोपोगेशनल डिले डेटा पैकेट को सेंडर से रेसिपिएंट तक पहुंचने में जितना समय लगता है,